आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय यानी लेसन नंबर 2 के महासागर एवं महाद्वीप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस पार्ट 2 की वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो कि महासागर और महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को किस प्रकार संभव कराते हैं या यहाँ पर जीवन कैसे शुरू होता है। आप सबको पता है महासागर में भी बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे मछलियाँ हो गया या फिर जलीय जीव, मगरमच्छ हो गए, आपके कछुए हो गए, ऐसे तरह तरह के जीव रहते हैं। महाद्वीप पे भी अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, जैसे जो जानवर हैं, आपके पशु पक्षी हैं, मनुष्य है। तो यहाँ पर जीवन कैसे है? अब मछलियां भी तो महासागर में रहती है, तो वहां पर उनके लिए ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वहां पर रहती हैं, सर्वाइव करती हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात उत्तर की कहें तो महासागर और महाद्वीप दोनों पृथ्वी की जलवायु के निर्माण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जलवायु का जो निर्माण होता है वो महाद्वीप के ऊपर भी होता है और महासागर के अंदर। और इस जलवायु, देखो जलवायु का मतलब ऐसा नहीं है कि जल और वायु है, इसका मतलब होता है मौसम। मौसम कैसा है, एक तरीके से आप ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जैसे जिनमें सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव भी सम्मिलित हैं। अभी जलवायु सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर जलवायु ना हो तो हमारी जो लाइफ है, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को यूज करते हैं, रहते हैं, हम शायद उस तरीके से ना रह पाए। जलवायु की वजह से हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा दैनिक जीवन, ये सब भी प्रभावित होता है। और आप सबको पता है महासागर और महाद्वीप पर वर्षा होती है, बारिश होती है। इस बारिश से उन क्षेत्रों पे भी आपको जल मिलता है जहाँ पर पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं। एक तो किसान खेती करते हैं, नहीं मनुष्य खेती करता है। दूसरा, ऐसी जगह होती है जहाँ पर मनुष्य खेती नहीं करता, परंतु अपने आप ही कुछ पेड़ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। वो हो सकते हैं भविष्य में कभी फल दे, हो सकता है कभी वो फल ना दे तो झाड़ीदार जंगल भी बन जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले होता है महाद्वीप और महासागर पे, वो है जलवायु का। ये जलवायु हमारे जीवन को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सभी को याद रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में देखना कंफर्म आएगा। शन्नो वरुणा का क्या महत्व है और ये कहाँ पर स्थित है? शन्नो वरुणा जो है भारत की नौसेना का प्रतीक चिन्ह है। नौसेना मतलब नेवी, मैंने बताया था जो पानी वाली सेना होती है। उस पर उसकी वजह से लोगो है, जैसे उसका लोगो बना हुआ है, उसका चिन्ह बना है। उस चिन्ह को हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये क्या है, ये नौसेना का चिन्ह है। इसका अर्थ क्या होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो, यानी वरुण जो भगवान है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। या महासागर, आकाश, जल से जो वैदिक देवता है, वैदिक देवता जो है हमारे वरुण, वरुण जो है वो कहाँ कहाँ के देवता है? वो महासागर के भी हैं देवता, आकाश के भी देवता है और जल के भी देवता है। इन वरुण की स्तुति करते हैं, यानी इसके जरिए हम कहते हैं समुद्र के, आकाश के और जल के देवता हमारी रक्षा करो। यह महासागर के महत्व और उससे जुड़े जीवन सुरक्षा को भी दर्शाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये बेसिकली क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हम एक ऐसे भगवान की कामना कर रहे हैं जो हमारी रक्षा की क्या करें बात। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे पूछा गया है पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण बताइए, यानी जल कितना है पृथ्वी पर और भूमि कितनी है। तो हमने ये पहले पढ़ भी चुके हैं हम कि भाई महासागर और महाद्वीप, आपको तो महासागर में केवल जल ही जल है और महाद्वीप पे क्या है, जमीन है। और जमीन के ऊपर भी आपको पता है कई सारी नदियां, तालाब, झील, नहरें ऐसा बनी, तो यहाँ पर भी जल है। पूरा अगर हम उत्तर और दक्षिण गोलार्ध को हम पूरी तरीके से एक समान रूप से बांट नहीं सकते, और इस वजह से हम कहते हैं कि कोई तो इलाका ऐसा जैसे उत्तर का है और पूरा दक्षिण का है, जैसे पृथ्वी है गोल, तो जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का रीजन है, जो नीचे का रीजन है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं पड़ती, इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर बर्फ है, जमा हुआ है। और जब गर्मी होती है तो ये बर्फ पिघलता है, पिघलने के बाद में बर्फ पिघलता है, बर्फ पिघलने से जल बनता है, जल से आपको पता है ये बहुत ज्यादा मात्रा में पहाड़ों से जल पिघलकर प्रवाहित होकर नदियों का निर्माण करता है। अरे बात समझ में? इसीलिए हम कहते हैं कि भाई उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल भाग का ज्यादा भाग है, उत्तर में ज्यादा है। क्यों उत्तर में ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बर्फ है, ज्यादा जमा। और नीचे क्या है, नीचे नीचे आपको दिखेगा कि जमीन ज्यादा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या है, जमीन ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना है। ये आप मानचित्र अगर देखोगे, आप ग्लोब देखोगे तो आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन में सिंपली हम कहें तो महाद्वीप और महासागर पे जल, कहीं जल ज्यादा है, कहीं समुद्र ज्यादा है। इसका क्या कारण है? तो आप बोलोगे गोलार्ध। जो हमारी पृथ्वी है ना, जैसे हम गोले को सीधा रखते हैं, गोला नहीं, पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है।
कैसी है, झुकी हुई है, और झुकने की वजह से जो ऊपर है, ऊपर क्या है, जमीन ज्यादा है, उत्तरी। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि कौन से गोलार्ध में ज्यादा जमीन है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ज्यादा जमीन है। अगला क्वेश्चन आप सभी का, अगला क्वेश्चन है, महासागरों में पाए जाने वाले जो समुद्री जीवन है उसके बारे में आपको बताना है। महासागर में पाए जाने वाला जो समुद्री जीवन है वो कैसा है। तो यहाँ पर देखो बताया गया है, समुद्री जल में विभिन्न महाद्वीपों से बहता हुआ जल आता रहता है। आपको पता है, जैसे गंगा नदी है, सिंधु नदी है, वो सब कहाँ जा रही है, नदियां बहते बहते जब जमीन खत्म हो जाता है तो जाके समुद्र में मिल जाता है, कोई सी भी नदी है आगे, क्योंकि नदी में जल का बहाव बहुत ज्यादा है, नदी में बहुत ज्यादा पानी कंटिन्यूसली आता है, लगातार आता रहता है, तो पानी आगे बहकर आगे चला जाता है और समुद्र में जाकर वो मिल जाता है। समुद्र में क्या है, समृद्ध करने में ये सहायक होता है। यानी समुद्र में देखो, एक तो खारा पानी होता ही है, और ये नदी का आप सबको पता है ज्यादा खारा पानी नहीं होता। हालांकि आज के जमाने में हमारा नाली, सीवेज, जितना भी गंदगी है सारी की सारी नदियों में जा रही है, तो नदी आजकल गंदी हो जा रही है। परंतु फिर भी अगर हम देखें तो समुद्र में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर गंदगी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर जो जीव जंतु है अलग अलग तरह के वो रहते हैं आज के ज़माने में भी। तो बताता है, इसमें आंसर में बताया गया है कि इस महाद्वीप महासागर में पाए जाने वाले समुद्री जीवन, जीवन का है जहाँ पर कोई ना कोई जीव रहता है, जैसे मछली, केकड़ा, बगुला, कछुआ, कुछ भी रहता हो। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के जो समुद्र के अंदर पेड़ पौधे भी हैं, पौधे भी हैं, और समुद्री जीव जंतु भी हैं। अलग अलग तरह की प्रजाति हैं और अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो समुद्र में पाई जाती हैं। कहता है आगे, समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं समुद्री जो है शैवाल सम्मिलित हैं। समुद्र के अंदर छोटे मोटे पौधे भी हैं और समुद्री शैवाल भी हैं। शैवाल समझते हो, शैवाल का मतलब होता है काई। जैसा कि आप लगातार कहीं पर पानी यूज कर रहे हो, वहाँ पर पानी जमा ही रहता है, तो कुछ दिनों बाद वहाँ काई जम जाती है। जो काई होती है समुद्र में, जो शैवाल होते हैं, ये काई बेसिकली क्या काम करते हैं, ये वहाँ पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, फिर धीरे धीरे मछलियाँ, ऐसी चीज़ें बनाने में मदद करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन काई का रूल होता है। आप देखते हो अपने आपके घर के आसपास मछली काई भी खाती है। आपने आसपास देखा होगा, जब बारिश होती है पानी जमा होता है उसमें मेंढक हो जाते हैं अपने आप ही, अलग 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 अलग। अभी ज्यादातर पता है कौन सा पानी होता है, या तो खारा पानी जहाँ होगा या फिर जहाँ साफ पानी होगा, ये दो ही जगह ज्यादातर होता है। आगे देखिए, कहता है कि समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियां जो है उसमें रंगीन मछलियां हैं। समुद्र में बहुत सारी प्रजातियां, आपने फिल्मों में देखा होगा, अलग अलग तरह की मछली, कोई अलग अलग प्रजाति में, कोई स्टार फिश है, कोई आपका पिराना मछली है, अलग अलग तरह की मछली है ना, शार्क भी है, डॉल्फिन है, वेल है ना। इस तरीके से अनगिनत रहस्यमय गहरे गहरे समुद्र में जीव है। और बहुत सारे तो ऐसे भी जो समुद्री जीव है जो देखकर आज तक हम उनके बारे में कुछ जानते भी नहीं है, ऐसा भी है। कुछ जो ऐसे समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में रखते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो समुद्र के थोड़ा ऊपर भी रहते हैं। तो इस तरीके से इसमें कहा है, सूर्य की रोशनी वाले सतह से लेकर अंधेरी गहराई तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन की विविधता पाई जाती है। यानी समुद्र की जितना गहरा है, कहते हैं समुद्र अपने में इतना रहस्यवादी, ऐसा कहते हैं कि हमें समुद्र के अंदर, हम जहां तक भी जा पाए हैं आज तक, जो चीज़ हमें मिली है, हम बोलते हैं यार ये तो बहुत दुर्लभ है, हमें इन्हें बचाना चाहिए। जैसे हमारा जीवन जरूरी है वैसे उनका जीवन जरूरी है। और बहुत से देशों की सरकार, जैसे जापान है, जापान देश हो गया, जर्मनी हो गया, जब उन देशों में पता है क्या होता है, मेट्रो खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, ट्रेन पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो लोग पता है क्या करते हैं, उसे समुद्र में फेंक देते हैं। क्योंकि जो मछलियां है ना उनको अपना घर बना लेती हैं, उसमें रहने वाले कंपार्टमेंट। तो बेसिकली क्या है कि उनके अंदर वो जीव जंतु रहते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे हम अपना घर बनाते हैं, दीवार वीवार लगाते हैं, तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए तो हम बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से वो आगे कह रहा है, जल के संकट की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। अब आपको पता है, जब हम पानी को ज्यादा बर्बाद करेंगे तो जल का संकट होगा ही। दूसरा, पानी को गलत तरीके से यूज करेंगे तो भी जल का संकट होगा। पानी को गंदा करेंगे, दूषित करेंगे तो भी जल का संकट होगा। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है, तब भी पानी का संकट क्यों होता है। कई लोगों के यहाँ पर पानी नहीं आता, सरकार पानी सप्लाई करके देती है, बट आपने देखा पहले जमाने में लोग तो भैया हैंडपंप, कुएं वगैरह से निकाल लेते थे पानी, लेकिन अब आजकल जो है वो जल्दी नहीं आता साफ पानी हैंडपंप लगाने से भी। और सरकार तो खुद ही मना करती है कि हैंडपंप मत लगाओ, इससे जमीन के अंदर का जो पानी है, जमीन के अंदर पानी जो है, ये नहीं, जमीन के अंदर जो पानी है इसे बोलते हैं हम भूमिगत जल। जमीन के अंदर जो जल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और उसके कम होने से क्या है कि भविष्य में कभी कल को मान के चलो अकाल ही पड़ गया आने वाले टाइम पे, तो वो जल का साधन हमारा रहेगा। आजकल जो बेटा जब मिट्टी के नीचे है वो थोड़ी जमीन में कोई रहते कीड़े मकोड़े, कोई कोई
कोई कोई रहते हैं। तो लेकिन जो ज़मीन के अंदर है स्टोर वाटर है, वो हमारी ज़मीन को उपजाऊपन के लिए या और कामों के लिए वो ज़रूरी है। हम सारा पानी निकाल लेंगे तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी तो नदी, हमारा देश ऐसा है कि हमारे देश में पानी इज़िली मिल जाता है। हमारे देश में नदियाँ भी हैं, नहरें भी हैं, उन पानी को साफ़ करती है सरकार, पाइपों में भर के लोगों की कॉलोनियों में बेचती है, लोगों ने अपनी मोटर चालू करनी है, अपने घर भर लेते हैं, ऐसे लोग रखते हैं। परंतु जल जो है अगर हम उसको बर्बाद करें या उसको स्वच्छ ना रखें, गंदा कर दें, तो फिर वो पीने योग्य नहीं रहता। तो ऐसे में जल की समस्या होगी। आप कहोगे ये तो गंदा पानी है, मैं कैसे पीऊँ? पीऊँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग महासागरों में, पृथ्वी में जो ज़्यादातर भाग जो है वो कहाँ है? महासागर। आपको पता है, आपने पढ़ा था 1/4 भाग पे ज़मीन है और 3/4 भाग पे ज़मीन नहीं, पानी है, जल है, 3/4 पे जल है। तो जल ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर भागों में पानी है, जो कि लवणीय यानी खारा है, खारा पानी है, और ये मानव मानव सहित बहुत से स्थलीय जीव इसका उपयोग करने में अनुपयोगी है। यानी बहुत सारे जो खारा पानी, हम इसे पी नहीं सकते, पिएंगे तो हमें बीमारियां हो सकती है, किडनी फेल हो सकता है, अलग अलग तरह की बीमारी हो सकती है। और दूसरी ओर जो है अलवणीय यानी जो पीने योग्य पानी होता है, मीठा पानी, पृथ्वी पर वो सीमित है, बहुत कम है। वो कम जैसे बर्फ के रूप में है, पहाड़ों से जो पानी निकलता है वो साफ पानी है। इवन सोचो पहाड़ से इतना साफ पानी आता है पहाड़ों से बहकर कि इंसान उसे डायरेक्टली पी सकता है, ग्लास में मग्गे में मुंह लगाकर बिल्कुल पी सकते हैं, पीने योग्य पानी है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बहकर आता जाता है, क्योंकि लोगों के पास में क्या है कि प्रॉपर हमारी सरकार जो है इस चीज़ की व्यवस्था नहीं कर पाती। तो नाली है, कूड़ा गंदगी लोग उसी में डाल देते हैं। कोई पशुओं को नहला देता है, कोई छठ पूजा मना लेता है। अब एक बात बताओ, आप नहाते क्यों? मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ, आप नहाते इसलिए ताकि हमारे शरीर की जो गंदगी है वो निकल जाए, शरीर से दुर्गंध ना हो, दुर्गंध ना आए। और वो दुर्गंध जब हम पानी को अपने शरीर पे रगड़ते हैं, डालते हैं, साबुन वगैरह जो भी चीज़ आप लगाते हो, तो पानी क्या होता है, गंदगी तो साफ हो गई, लेकिन वो पानी क्या पीने योग्य बचा नहीं, पानी हो गया गंदा, हम उसे पी नहीं सकते। ऐसे ही हर कोई अपने पशुओं को नहलाएगा उसके अंदर, तो पानी पीने योग्य बचेगा नहीं। हर कोई उसके अंदर छठ पूजा करेगा, फालतू की चीज़ें, मिट्टी, मूर्ति वगैरह विसर्जित करेगा, तो कोई हो पाएगा? बोलोगे नहीं, पीने योग्य नहीं बचेगा। तो इसीलिए जल जो है वो गंदा हो रहा है। सबसे पहला गंदा होने का कारण क्या है? वो हम ही लोग हैं। हम ही लोग जल को क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। बल्कि एक जगह से जब कंटिन्यूअसली पानी निकलता है, चाहे मिट्टी ही हो वहाँ पर, जब लगातार पानी निकलेगा ना वहाँ से, तो पानी भी एकदम साफ हो जाता है एक ज़माने में। बार-बार कंटिन्यूअसली निकलेंगे, है ना? कहते हैं यहाँ पर इसीलिए जो खारा पानी है वो ज़्यादा है और मीठा पानी कम है, और इसलिए मीठे पानी की संकट हो जाता है कई बार। ऐसे क्षेत्रों में आजकल लोगों ने घर बना लिए जहाँ पर जल की सुविधा नहीं है। पहले ज़्यादातर लोग घर बनाते थे नदियों के आस-पास, लेकिन आजकल अब देखोगे तो आपका घर नदियों से बहुत दूर है। सरकार क्या करती है, आपको पाइपों के ज़रिए उनमें पानी भरकर, उनमें पानी का फ्लो करके आपको घर-घर पानी पहुँचाती है, ताकि आप पानी को ज़्यादा बर्बाद ना करो, पानी हमेशा रहे। आगे कहता है, आगे क्वेश्चन है अगला, महासागरों से उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं को बताओ। प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी आती है, सुनामी है, तो समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है ना, समुद्र के अंदर क्या आता है, जब भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उससे, तो एक तो सुनामी है जैसा कि मैंने बताया। सुनामी कब आती है? जब समुद्र में या तो ज्वालामुखी फटेगा या फिर क्या आएगा, भूकंप आएगा। दूसरा होता है चक्रवात, जब तेज आंधी चल रही हो समुद्र के आसपास, तो वो चक्रवात का रूप ले लेती है और ऐसे गोल गोल बवंडर की तरह आता है, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। क्या आप इसके बारे में बता सकते हो? आगे इसमें कहता है कि भाई अगला है आपका, महाद्वीपों की गिनती में भिन्नता क्यों पाई जाती है? देखो महाद्वीपों को जब हम गिनते हैं तो कई बार हम उसमें भिन्नता देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दो महाद्वीप के रूप में गिना जाता है, परंतु ये एक ही भूखंड है, एक ही जमीन है, इन्हें समझा जा सकता है। जो उत्तर अमेरिका है और जो साथ ही साथ में दक्षिण अमेरिका है, दो अलग अलग है। ऊपर की तरफ उत्तर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और तीसरे नीचे साउथ, ये दोनों अलग अलग, लोग कहते हैं लोग एक ही है। इसके अलावा हम देखेंगे एशिया और जो यूरोप है वो मिला हुआ है, तो इसकी वजह से भी कई लोग कहते हैं कि ये एक ही महाद्वीप है। हाँ, यूरेशिया बोल देते हैं जिसे, तो ये एक ही महाद्वीप है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर और भी चीज़ें, जैसे ज़मीन जो है, ज़मीन कई जगहों पर ज़मीन की जो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई है, और इसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई जो महाद्वीप है वो अलग अलग नहीं है। अगला, द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर है? द्वीप जो होता है चारों तरफ से जल से घिरा होता है, और महाद्वीप भी होता है जो चारों तरफ जल से घिरा होता है, परंतु द्वीप जो होता है वो छोटा होता है और महाद्वीप क्या होता है, बड़ा होता है ना? यानी बहुत बड़े आकार के जो होंगे वो महाद्वीप होंगे, और जो छोटे आकार के होंगे वो द्वीप होंगे। देखो इसको भी अगर महा को काट दो तो अब क्या दिखेगा, द्वीप। अब महा हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जमीन का हिस्सा होता है वो, लेकिन वो
बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम उसे महाद्वीप बोल देते हैं। उसमें अलग अलग देश भी आ जाते हैं, अलग अलग जाति के लोग भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां महासागर को कैसे प्रभावित करती है? आपको पता है, हम व्यापार करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान भेजते हैं। एक तो तरीका है हवाई जहाज से चले जाए, एक तरीका है जमीन से चले जाए, परंतु बहुत सारी जगह ट्रेन क्या हवा में चलेगी, वो भी तो जमीन से जुड़ के ही चलेगी। तो महासागर हमारी गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि महासागर से हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं, सस्ता रास्ता है। हवाई जहाज जो है, जो वो बहुत महंगा रास्ता है, महंगा है। आपके पास पानी की बोट है, आपके पास सुरक्षा के सारे साधन है, तो आप क्या कर सकते हो, सस्ता रास्ता है। दुनिया का 90% जो व्यापार है, 90% से भी ज्यादा वो समुद्र मार्ग के जरिए होता है, समुद्र के जरिए ही जाता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें ऐसी जो जल्दी खराब हो जाएगी या जिसको जल्दी पहुंचाना है, उसको केवल हवाई जहाज से ले जाया जाता है, और इसी कारण से वो चीजें महंगी आती है। जितनी भी चीजें महंगी आती है, वो सोचो आप, जैसे दवाइयाँ हो गई, एक देश से दूसरे देश भेजना है, या फिर खाने की कोई चीज है ना, तो जो महंगी महंगी चीज है, जो समुद्र में कभी सुनामी आने से या कुछ आने से डूब सकती है, उसको भी हम क्या करते हैं, हवाई जहाज से ही ले जाते हैं, ताकि वो खराब ना हो जल्दी। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो सारे के सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए, बाकी हम अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।